हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम सब हिंदी व्याकरण के वर्ण विचार भाग 4 को पढ़ने वाले हैं। इस पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग जो है व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम सब जो है बिना देर किए हुए इसको शुरू करते हैं। तो इसके पहले ही मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि व्याकरण के पहले चैप्टर के हर एक भाग को जो बोर्ड की दृष्टि से जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको मैं पढ़ा रहा हूँ। और आप सब जो है इसको अच्छे से देख लें। एक बार नहीं समझ में आता, 2 बार 3 बार ऐसे आप देख लें। और जो चीज़ नहीं समझ में आता उसको आप कमेंट करें। और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, जहां आपको इसका पीडीएफ या और कोई डाउट है तो वहाँ भी आप प्रश्न कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए इसको शुरू करते हैं। तो हम लोग जो है व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण में हम लोग पढ़ेंगे आज। पहला वर्गीकरण जो है उच्चारण स्थान के आधार पे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है और इससे जो है बहुत सारे प्रश्न आते हैं। आपके बोर्ड में हो या आपके जो है क्वार्टरली एग्ज़ाम हो या हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो, ईयरली एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो चलिए हम लोग जो है देखते हैं कि सबसे पहला उच्चारण स्थान है कंठ। ठीक है। तो इसको कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं इसको याद करने के लिए एक सूत्र है, संस्कृत का सूत्र है। बहुत ही अच्छा सूत्र है। इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो यहाँ से आपको जो है जो भी कंठ से बोले जाएंगे वर्ण वो सारा आपको याद हो जाएगा। सूत्र क्या है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। इसको आप लोग जो है बार बार बोल करके लिख करके याद कर लीजिए सूत्र को। फिर उसके बाद आपको यहाँ से कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए इस सूत्र से हम लोग समझते हैं कि इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि आ है। इस आ से क्या होता है कि आपका ह्रस्व आ और दीर्घ आ दोनों आ जाता है। ठीक है। उसके बाद अकुह में कु जो होता है, कु का अर्थ होता है का वर्ग। कु का मतलब का वर्ग, आप समझेंगे। ठीक है। का वर्ग। अब जितने भी का वर्ग में आते हैं वर्ण वो सभी इसमें आ जाएंगे। तो आप सब देख लीजिए यहाँ पे लिखा है क, ख, ग, घ, ङ। ये सब जो है कु से हो जाते हैं, यानी का वर्ग आ जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है ह। ह से यहाँ पे ह भी जो है वो कंठ से उच्चारण होता है। और विसर्जनीय में इसमें है विसर्ग। विसर्ग से जो है आप लोग जैसे यहाँ देख सकते हैं ये विसर्ग भी जो है वो कंठ से बोला जाता है। इतने वर्ण जो होते हैं वो कंठ से बोले जाते हैं। आपको याद रखना है कि ह्रस्व आ, दीर्घ आ और का वर्ग पूरा और हा और अ ये सब कंठ वर्ण कहलाते हैं। ये कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है। इसको जो है आप खुद प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। जब आप बोलेंगे तो आपको महसूस होगा कि जो है ये वर्ण जो है वो कंठ से बोले जा रहे हैं। चलिए हम लोग जो है दूसरा उच्चारण स्थान देखते हैं तालु। ठीक है। तालु जो होता है इसका सूत्र है इचु ऐसा नाम तालु। ठीक है। इचु ऐसा नाम तालु। इससे क्या होता है, इसमें ई आ रहा है। ई जो होता है इससे ह्रस्व ई और दीर्घ ई। और फिर जैसा कि यहाँ पे चू आया है, चू का मतलब यहाँ पे चा वर्ग से है। ठीक है। तो इसमें पूरा चा वर्ग आ जाएगा। चा वर्ग में आप सब जानते हैं कि कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं चा, छ, ज, झ, य, ये सब चू यानी चा वर्ग में आते हैं। ठीक है। और उसके बाद या और ये तालव्य शा, ये दोनों जो हैं तालु से बोले जाते हैं, इसलिए ये सारे के सारे जो हो गए वो तालव्य वर्ण हो गए। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग मूर्धा। मूर्धा जो है इसका सूत्र है ऋतु रषणाम रषाणाम मूर्धा। इससे हम लोगों को जो है इस सूत्र से हमें याद रखना है कि इसमें री आ रहा है। तो री का जैसा विधान आप सब जानते हैं कि हिंदी में सिर्फ एक ही री होता है। आप जो है इसको संस्कृत में देखेंगे तो ह्रस्व दीर्घ मिलता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी वाला याद रखेंगे कि यहाँ पे जो है एक री ही रहेगा। ठीक है। उसके बाद टू, टू मतलब होता है ट वर्ग। ठीक है। इसमें ट, ठ, ड, ढ, ण ये सब आ जाएगा। और उसके बाद र है तो र हो जाएगा। और ये मूर्धन्य श, ये सब जो है मूर्धन्य वर्ण में आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद है दंत। ठीक है। अब दंत से क्या क्या बोला जाता है इसको हम लोग देख लेते हैं।
लितुलशानाम दंताः, ठीक है, लितुलशानाम दंताः। इससे यहाँ आप देख सकते हैं जो ये सूत्र है ये संस्कृत का है, इसलिए इसमें जो री है ये संस्कृत के स्वर हैं और हिंदी में नहीं पाए जाते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको हिंदी में नहीं देखेंगे, ठीक है। तो इसको छोड़ करके बाकी तू से तावर्ग आ जाएगा, त थ द ध न, और उसके बाद ल और ये दंत श, ठीक है, ये सब जो है दंत वर्ण में आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है हम लोगों का ओष्ठ, ठीक है। ओष्ठ से क्या क्या बोला जाता है, उपपदमानीय नाम ओष्ठ। ये इस सूत्र से हम लोगों को ऊ से याद रखना है कि इसमें हर्ष ऊ और दीर्घ ऊ आ जाएगा। ऊ यानी पावर्ग हो जाएगा, प फ ब भ म, बस इतना ही याद रखना है। अगर आपको ये पूरा सूत्र नहीं याद हो पाता है तो आप इतना भी बोल सकते हैं उपु ओष्ठ है, ठीक है। इससे आपको जो है पूरे सूत्र अगर नहीं भी याद हैं तो उपु ओष्ठ बोल करके जो है इसे आप याद रख सकते हैं कि ऊ से जो हर्ष ऊ दीर्घ ऊ, अपू का मतलब पा वर्ग जो है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है नासिका, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जो है इसके पहले भी पढ़ चुके हैं कि नासिका से क्या क्या बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सूत्र यमंगणना नाम नासिका चा, यानी कि यहाँ पे जो है कौन कौन सा बोला जाएगा जो नासिका से है, तो ये अनुस्वार भी आ जाएगा आपका नासिका से। फिर उसके बाद जो है हर एक वर्ग का जो पांचवा वर्ण है वो सब के सब जो है नासिका से बोले जाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कावर कंगा ञ ण न म, ये सब जो है नासिक के वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है कंठ तालु। अब जो वर्ण मिलेंगे उसके दो दो उच्चारण स्थान है, ठीक है, मतलब दो दो उच्चारण स्थानों से बोला जाता है। जैसा कि आप ये सूत्र देख सकते हैं, एदयतुः कंठ तालु, यानी कंठ और तालु से बोले जाएंगे। कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जो कंठ तालु से बोले जाएंगे, तो ए ऐ, ये कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। इसको और अच्छे से समझ सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि जो ए होता है, ए का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो आप सब जानते हैं कि ए जो है वो आ और ई से मिलके बनता है। तो आ को जो है हम लोग जैसा कि जान चुके हैं कि कंठ से बोला जाता है और ई जो होगा वो तालु से बोला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको दोनों को मिला करके कंठ तालु बोला जाता है, क्योंकि ये ए जो बना है वो आ और ई से बना है, इसलिए कंठ तालव्य वर्ण होता है। तो इसका ए भी, अब आई जो होता है वो भी आई जो वो आ और ए से मिलकर बना होता है, इसमें भी आपको देख सकते हैं इसमें भी कंठ तालु आएगा, इसलिए ए और आई ये दोनों जो होते हैं वो कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं कंठ ओष्ठ। अब कौन कौन से हैं जो कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं, तो इसका सूत्र है उदौतो कंठ ओष्ठम, ठीक है। ये इससे क्या होता है कि उदौतों से ओ और औ याद रखिएगा, ये दोनों वर्ण जो है कंठोष्ठ वर्ण कहलाते हैं। इसको और अच्छे से समझते हैं, जैसे यहाँ पे जो ओ वर्ण है इसको आप सब जानते हैं कि आ और ऊ से मिलके बना होता है। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं आ जो है वो कंठ वर्ण है और ऊ जो है वो ओष्ठ वर्ण है, इसलिए इन दोनों को मिला करके कंठोष्ठ कहा जाता है। यानी आ और ऊ जो है ये इससे बनता है कि आपका ओ बनता है। तो आ जो है वो कंठ से बोला जाता है, ऊ ओष्ठ से बोला जाता है, इसलिए ओ वर्ण जो होता है वो कंठ ओष्ठ वर्ण हो जाता है, ठीक है। इसके बाद है आपका ओ औ आ जाता है। औ जो होता है वो आ और ओ से बनता है। तो आप सबको पता है कि आ जो है कंठ से बोला जाता है और ओ का फॉर्मेशन आ और ऊ से बना होता है, इसलिए इस ओ में ओष्ठ भी आता है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ये औ भी जो होता है वो कंठ ओष्ठ से बोला जाएगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट वन आता है उच्चारण स्थान में दंतोष्ठ। दंतोष्ठ में आपको एक ही याद रखना है, उसका सूत्र वकारस्य दंतोष्ठम। जैसा कि आप देख सकते हैं व जो होता है वो दंत और ओष्ठ से बोला जाता है, ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट इसमें क्या है कि देख सकते हैं उच्चारण में वाय प्रक्षेप, श्वास की मात्रा या प्राणत्व की दृष्टि से व्यंजनों के भेद। यानी उच्चारण की वाय प्रक्षेप, वायु को जैसे हम लोग बोलते हैं तो वो बाहर निकलती है जो वायु मुंह से, ठीक है, उसकी जो है मात्रा कितनी होगी, मतलब उस श्वास की मात्रा कितनी होगी, कम होगी कि ज़्यादा होगी, ठीक है, इसके आधार पे जो है व्यंजनों के दो भेद होते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि व्यंजनों के दो भेद जो हैं वो
कौन कौन से हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो याद रखना है कि जब भी प्रश्न में ये तीनों शब्द मैंने इसलिए लिखा है कि कभी कभी प्रश्न आपको जो पूछ सकता है कि उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं। तो भी आपको याद रखना है कि दो हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। या पूछ लिया जाए कि श्वास की मात्रा के आधार पर आप बताइए व्यंजनों के भेद, तो भी वही होगा, अल्प प्राण और महाप्राण। प्राणत्व के आधार पे व्यंजनों के भेद पूछेगा तो भी आपको याद रखना है अल्प प्राण महाप्राण। ठीक है। जैसा कि देखिए इसमें जो प्राण शब्द आ रहा है ना, प्राण का अर्थ ही होता है क्या, वायु। ठीक है। तो वायु जो है वो उच्चारण में कितनी निकल रही है, कम निकल रही है, ज़्यादा निकल रही है, उसके आधार पे व्यंजनों के दो भेद किए गए हैं। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं अल्प प्राण महाप्राण। अब हम लोग इसमें देखते हैं और अच्छे तरीके से कि अल्प प्राण व्यंजन किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा अगर आपसे कभी पूछा जाए तो याद रखना है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। ठीक है। इसको याद करने के लिए एक सूत्र है, इस सूत्र को आप याद कर सकते हैं कि 1 3 5 और यार अलावा। ठीक है। 1 3 5 कहने का क्या अर्थ होता है, जैसा कि आप लोग एक किसी वर्ग को ले लीजिए, जैसे क वर्ग को ले लेते हैं, क ख ग घ और ङ, ये वर्ण होता है। और एक वर्ग में आपके 5 वर्ण जो हैं पाए जाते हैं, तो इसको 1 मानते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। ठीक है। तो इसमें 1 3 5 कह रहा है तो ये क आ जाएगा, उसके बाद ग आ जाएगा, इसके बाद पांचवा जो है ये ङ आ जाएगा। तो ये प्रत्येक वर्ग का, सिर्फ का वर्ग का नहीं, ऐसे का वर्ग के अलावा चा वर्ग, मतलब का वर्ग भी हो जाएगा, चा वर्ग आ जाएगा, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। इन पांचों वर्ग का 1 3 5 यानी प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण, और इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन यार अलावा आ जाएगा। ये सब क्या कहलाएंगे, ये आपके अल्प प्राण कहलाएंगे। ठीक है। यहाँ पे और भी अच्छे से फिर समझाया गया है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अंतस्थ अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। यानी कि आपको याद रखना है कि प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, ठीक है, इसके अलावा जो है अंतस्थ व्यंजन, ये सब के सब क्या कहलाएंगे, अल्प प्राण। एक चीज़ और याद रखना इम्पोर्टेंट है कि सभी स्वर भी अल्प प्राण में आते हैं। तो अब आपको कैसे याद रखना होगा कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन के साथ साथ सभी स्वर वर्ण भी अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं, अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। ठीक है। व्यंजन में अगर पूछा जाएगा तो आप याद रखेंगे अल्प प्राण व्यंजन में पहला वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ ये व्यंजन आ जाएगा। अगर इसमें पूछ लिया जाए कि अल्प प्राण टोटल वर्ण कौन से हैं, तो आप इसको स्वर को भी ले लेंगे, क्योंकि यहाँ स्वर और व्यंजन दोनों जो है उसमें स्वर के जो है सभी स्वर जो है आपके अल्प प्राण आ जाएंगे, और व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ आ जाएगा। तो यहाँ और अच्छे से आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है कि का वर्ग का जो का में फिर उसको देखेंगे तो ग और ङ, तो ये पहला हो जाएगा का वर्ग का पहला, ग तीसरा और ङ जो है ये पांचवा। ऐसे ही चा वर्ग में आप देख सकते हैं पहला, तीसरा, पांचवा, टा वर्ग में देख सकते हैं, ता वर्ग में देख सकते हैं और उसके बाद पा वर्ग में देख सकते हैं। फिर यार अलावा है और सभी स्वर, ये सब क्या है, अल्प प्राण हैं। इसके बाद आ जाते हैं महाप्राण। महाप्राण ये शब्द से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि इसमें ज़्यादा वायु निकलेगी। ठीक है। यानी प्राणवायु ज़्यादा निकलेगी। इसकी परिभाषा है जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास की मात्रा ज़्यादा निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ठीक है। इसके सूत्र क्या है, इसके सूत्र है 2 4 प्लस ऊष्म व्यंजन। ठीक है। 2 4 कहने का मतलब कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन महाप्राण कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप देख लीजिए का के बाद खा दूसरा है, और उसके बाद ग घा चौथा है, तो दूसरा चौथा हो गया। ऐसे ही चा वर्ग का दूसरा चौथा हो गया, टा वर्ग का दूसरा चौथा, फिर उसके बाद ता वर्ग का दूसरा चौथा, पा वर्ग का दूसरा चौथा। इसके अलावा ये जो तीनों शाह है, यानी कि तालव्य शाह, मूर्धन्य शाह, दंत शाह और हा, ये सब के सब महाप्राण में आते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि स्वर यंत्रियों के कंपन या घोषत्व के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं।
तो स्वर यंत्रियों में यानी जब हम बोलते हैं तो जो स्वर यंत्रियाँ उसमें कंपन वाइब्रेशन के आधार पे जो है इसके दो भेद हैं, एक तो है घोष, दूसरा है अघोष। ये सब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षा में, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। इसमें कोई डाउट होगा तो आप फिर कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे है घोष अघोष, घोष या सघोष, कभी कभी घोष के जगह सघोष भी लिखा रहता है, तो दोनों एक ही बात है। जिसमें कंपन हो वो घोष है, ठीक है। तो घोष वर्ण या सघोष वर्ण, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन है। तो यहाँ सबसे पहले इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें हम घोष या सघोष व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण अंतस्थ व्यंजन और ह, ये सभी के सभी क्या है, घोष व्यंजन है, ठीक है। यह कौन कौन सा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और इसके साथ साथ अंतस्थ व्यंजन कौन सा आ जाएगा, यार अलावा, और उसके उस व्यंजन का हा, ये सभी के सभी क्या होते हैं, घोष, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि स्वर वर्ण भी घोष में आते हैं। जो सभी स्वर हैं ये भी जो हैं क्या कहलाते हैं, घोष, ठीक है। तो अब कौन कौन सा आपको याद रखना है कि घोष में कौन कौन से आ जाएंगे, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अंतस्थ व्यंजन और हा के साथ साथ सभी स्वर वर्ण भी घोष हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप यहाँ देख सकते हैं ग कौन सा है, क ख ग तीसरा वर्ण है, फिर घ चौथा वर्ण है, ङ पांचवा वर्ण है, तो तीसरा चौथा पांचवा ऐसे का वर्ग का हो गया। चा वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, फिर टा वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, फिर ता वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, उसके बाद पा वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा। इसके अलावा अंतस व्यंजन का यार अलावा हो जाएगा, फिर हा जो है ये उस व्यंजन का आ जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी स्वर वर्ण जैसे आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये सभी के सभी जो है क्या है, घोष वर्ण है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका आ जाता है अघोष। अघोष क्या होता है, जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें हम अघोष कहते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और उसके बाद जो है तीनों शाह यानी तालव्य शाह, मूर्धन्य शाह और दंत शाह, ये सभी के सभी जो होते हैं अघोष वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। तो जैसे क ख च छ, ठीक है, क ख च छ, ये देखिए पहला दूसरा है, चावर का पहला दूसरा है, टावर का पहला दूसरा है, फिर तावर का पहला दूसरा है, फिर पावर का पहला दूसरा है, फिर तालव्य शाह, मूर्धन्य शाह, दंत शाह, ये सभी के सभी क्या हैं, आपके अघोष वर्ण है, ठीक है। तो आज हम लोग जो है उच्चारण स्थान देखे हैं, इसके अलावा अल्प प्राण, महाप्राण, फिर अघोष और सघोष को देखे हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको ये परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे से देखिएगा। एक बार ना समझ में आए 2 बार देखिएगा। उसके बाद अगर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिएगा। फिर उसके बाद जो है, और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक पे जुड़ जाइए, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। उसके बाद जो है टेलीग्राम से इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ भी आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपको कोई और भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट होता है या वर्ण विचार से कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं बोर्ड के दृष्टि से ही इसकी एक श्रृंखला चला रहा हूँ, जो आपके बोर्ड परीक्षा में जो पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, जो बच्चों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। तो इसको आप लोग अच्छे से देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और उसके बाद जो है कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।